दोस्तों, एज ए न्यू इन्वेस्टर जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में एक ये पॉइंट रहता है कि हम किसी एक ऐसे म्यूचुअल फंड को चुन लें जो कि लॉन्ग टर्म में 15 साल 10 साल 20 साल तक हमें म्यूचुअल फंड बदलने की आवश्यकता ना पड़े। क्या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होता है कि एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया और लाइफ टाइम हम उसमें ही इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं? अगर आप समय समय पर अपने पोर्टफोलियो के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको रिव्यू नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि क्या चीजें और किस तरीके से पीरियोडिकली आपको समय समय पर रिव्यू करना होता है। आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे ताकि आप जो ऐसे प्रोडक्ट या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लिए हैं जो कि आपको परफॉर्म करके नहीं दे रहा है, उन्हें आपको हटाना होता है अपने पोर्टफोलियो में से। और साथ ही साथ आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का भी लाभ लेने के लिए ये चीजें करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहेंगे जैसे 10 साल 15 साल 20 साल, और जब आपका एक अच्छा कॉर्पस जनरेट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ जनरेट कर लिया और 1 करोड़ बनाने के लिए आपने मान लीजिए 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, तो 80 लाख जो है वो नेट आपका प्रॉफिट हो गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 80 लाख का 10% यानी 8 लाख। यानी सीधे सीधे अगर आप देखेंगे तो जो 80 लाख आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था उसका 10% 8 लाख तो हमें टैक्स ही देना पड़ जा रहा है। तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग के मदद से आप ये 8 लाख का जो टैक्स है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। तो यही सभी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे और पूरा डिटेल में सीखने जा रहे हैं कि क्या चीजें हमें देखनी पड़ती हैं और क्या हमें रिव्यू करना पड़ता है जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये वीडियो कतई भी इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। जब भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। यहाँ पर मैं एक फंड का उदाहरण लेता हूँ, एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड जो है वो लार्ज कैप का फंड है। लार्ज कैप यानी कि ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड है 1 से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक। ठीक है, तो सीधे तौर पर समझ लीजिए हमारे देश में जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं उनमें ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टमेंट करता है। अब समय समय पर मैं जब बोल रहा हूं कि आपको पीरियोडिकली आपको रिव्यू करना होगा अपने पोर्टफोलियो में जो भी आपने म्यूचुअल फंड को ऐड कर रखा है, तो क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे रेटिंग आपको समय समय पर देखना है कि इनका रेटिंग कैसे परिवर्तित हो रहा है। एक समय था जब इनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी और ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आज की डेट में इनकी रेटिंग 1 पर आ गई है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस इनका काफ़ी डाउन चल रहा है कुछ समय से। हालांकि फंड साइज की आप बात करेंगे तो फंड साइज अभी भी इनका बहुत अच्छा है, बहुत इंप्रेसिव है। 33,523 करोड़ का फंड साइज है। ठीक है, लेकिन यहां पर इनके परफॉर्मेंस को अगर हम लोग देखें, देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। अब बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है? जैसे कि आप ऐसे समझिए कि मैंने आपको बताया लार्ज कैप कंपनी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो 100 कंपनियां हैं जिस प्रपोर्शन में और जिस रेशियो में हैं, उन्हीं रेशियो में अगर कोई एक ऐसा फंड है जो कि इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे बेंचमार्क इंडेक्स बोला जाता है। अब जैसे आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, जैसे आप किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पर 33% बैरियर रखा जाता था कि अगर इससे ऊपर आप पाते हैं तो आप पास माने जाएंगे और इससे नीचे पाते हैं तो फेल माने जाएंगे। यानी कि आपकी तुलना किससे की जा रही है? इस बैरियर से। यानी कि ये आपका बेंचमार्क हो गया जिससे आपकी तुलना की जाएगी आपके परफॉर्मेंस की। और म्यूचुअल फंड में भी इसी प्रकार का एक बैरियर होता है, एक बेंचमार्क होता है जिससे यह तुलना किया जाता है कि पर्टिकुलर कोई एक म्यूचुअल फंड किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, क्या वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है अथवा नहीं। यानी कि अगर बेंचमार्क से ऊपर उनका परफॉर्मेंस है तो उसे अच्छा माना जाएगा, और अगर इनसे नीचे परफॉर्म कर रहा है यानी कि वो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना जरूरी है कि बेंचमार्क जो इंडेक्स फंड होता है उसके लिए जो फीस लगती है वो कम लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर को बहुत ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स जो होता है और इस प्रकार की एएमसी जो बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो कर रही हैं वो बेसिकली जिस प्रपोर्शन में और जिस रेशियो में जो टॉप की 100 कंपनियां हैं जिनका प्रपोर्शन जिस रेशियो में है उसी में वो फंड को एलोकेट कर देते हैं। यानी वहां पर फंड मैनेजर का अपना कोई रोल नहीं है कि हमें कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है कहां पर नहीं करना है। जिस प्रपोर्शन में है उसी प्रपोर्शन में वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहां पर बेंचमार्क का अगर आप फीस देखेंगे जिसे आप एक्सपेंस रेशियो कहते हैं तो वो काफ़ी कम होता है, जिसे हम लोग
पैसिव फंड बोलते हैं। और एक्टिवली मैनेज्ड फंड उन फंड को कहते हैं जिसमें एक फंड मैनेजर बाकायदा अलॉट होता है और वो फंड मैनेजर लगातार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रहा होता है कि हमें कहाँ पर पैसे लगाने हैं, कहाँ पर नहीं लगाने हैं। जबकि जो इंडेक्स फंड होता है उसमें फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम नहीं होता है। जिस प्रपोर्शन में वो इंडेक्स में प्रपोर्शन में कंपनियों का जिस हिसाब से रेशियो है उसी हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब एक्टिव फंड की तरफ हम लोग जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया एक्सिस ब्लू चिप फंड, तो ये एक्टिव फंड है। इसमें क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है वो समय समय पर अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स उन्होंने ले रखे हैं उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पर चूंकि एक्टिवली फंड मैनेजर काम कर रहा है तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूँ इस फंड के एनालिसिस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड का जो 98% इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में है, 1.3% इनका डेट में है और कैश आप देख सकते हैं मात्र इतना प्रतिशत है। इनका मेजर जो एलोकेशन है आप देखिए वो फाइनेंस में है और अदर सेक्टर में 15% है, सर्विसेज में इनका इतना है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड परफॉर्म तब करेगी जब आपका मेजर जो एलोकेशन है वो उन कंपनीज में हो जो कि एक्चुअली में इस समय अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जाहिर सी बात है, जब आप अपना पूरा पैसा, अधिकांश पैसा उन कंपनियों में लगा रहे हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो जाहिर सी बात है आपका म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब फंड का जो बेंचमार्क है वो S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, ठीक है। तो ये इनका बेंचमार्क है, यानी कि ये इन्हीं को फॉलो करते हैं और इन्हीं से तुलना किया जाएगा कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है अथवा कैसा नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे तुलना करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इनका रिटर्न रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिटर्न और रैंकिंग वाले सेक्शन में अगर हम लोग चलते हैं, देखिएगा एक साल में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो 27.1% का दिया है, 3 साल में जो दिया है 12.7% का दिया है, 5 साल में जो दिया है 15.3% का, और जब सिंस इंसेप्शन यानी जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तब से इन्होंने 15% का रिटर्न दिया है। नो डाउट ये रिटर्न लार्ज कैप के हिसाब से ठीक माना जाएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि चूंकि हम एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम ज़्यादा फीस पे कर रहे हैं, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को चुनेंगे जो कि हमें, जब हम ज़्यादा फीस पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा कमा करके देना चाहिए। तो अब यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देखिए, एक साल में कैटेगरी एवरेज लगभग 38% के आसपास है और हमें सिर्फ 27% मिल रहा है। 3 साल में कैटेगरी एवरेज लगभग 18% के आसपास है और हमें 12.5% मिल रहा है। 5 साल में कैटेगरी एवरेज लगभग 16% है, हमें सिर्फ 15.3% मिल रहा है। यानी कि जब इस कैटेगरी की, यानी कि लार्ज कैप के अदर प्रोडक्ट्स जो है, अदर म्यूचुअल फंड जो है, जिनका एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो इस प्रोडक्ट से ज़्यादा है, यानी कि और जो इनके पीयर म्यूचुअल फंड्स हैं इसी कैटेगरी के वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड में फंसे हुए हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जबकि हम उसका फीस भी ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरी ये है कि हम ऐसे म्यूचुअल फंड में समय समय पर रिव्यू करके अपने पोर्टफोलियो में से इस इन्वेस्टमेंट को बंद करके या फिर इसमें से पैसे रिडीम करके दूसरे म्यूचुअल फंड में जाएं, क्योंकि हमने एक्टिवली मैनेज फंड को सेलेक्ट किया था, ज़्यादा फीस पे किया है कि ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। नो डाउट ये रिटर्न अच्छे हैं, नो डाउट लार्ज कैप के हिसाब से ये रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन जब हम फी पे कर रहे हैं ज़्यादा तो जाहिर सी बात है हमें जो एवरेज रिटर्न मिल रहा है उतना तो एटलीस्ट हमें मिले। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनकी रैंकिंग की, अदर प्रोडक्ट्स जो हैं इसी कैटेगरी में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रोडक्ट का, यानी जो हम अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो 61वें नंबर पर है परफॉर्मेंस के हिसाब से। 3 साल में ये 64वें नंबर पर है और 5 साल में ये 30वें नंबर पर है। तो जब एक्टिवली मैनेजमेंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हमें ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना होता है जो कि हमें अच्छा से अच्छा रिटर्न बना करके दे, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप इनके पीयर कंपेरिजन को देखेंगे, जैसे देखिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, तो इन्होंने 1 साल में 40% का रिटर्न बना करके दिया है, 3 साल में इन्होंने 25% का रिटर्न बना करके दिया है, और इस प्रोडक्ट ने जो हमने अभी देखा, देखिए इन्होंने 1 साल में सिर्फ 27% का और 3 साल में सिर्फ 12.5% का। तो अब आप सोच लीजिए कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न हमें जहाँ पर देखने को मिलेगा वहीं पर तो हम जाएंगे। इसके बाद से आप जेएम लार्ज कैप का देख लीजिए, 44% हमें देखने को मिला है, 21% 3 साल में देखने को मिला है। यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप हमें 38% दे रहा है और ये 21% दे रहा है। बाकी जितने भी प्रोडक्ट आप देखेंगे उनका परफॉर्मेंस इससे काफ़ी बेहतर है। तो जाहिर सी बात है हम ज़्यादा फीस पे कर रहे हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को चुनेंगे, ठीक है।
यहाँ पर अब आपके मन में आएगा कि हमें जो पीरियोडिकली हम रिव्यू करेंगे अपने पोर्टफोलियो का वो कब करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में ही हम लगातार अपने फंड को बदलते रहें, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और प्रोडक्ट को स्विच करते हैं या फिर पैसे को रिडीम करके दूसरे प्रोडक्ट में लगाते हैं तो हमें फीस भी पे करना पड़ता है, एग्जिट लोड हमें देना पड़ता है, या फिर अगर आप 1 साल से कम में अगर आप निकल रहे हैं तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा जो कि 15% है। जबकि 1 साल के बाद जब आप जाएंगे तो माफ कीजिएगा, 1 साल से पहले अगर आप निकलते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है जो कि 15% होता है, और 1 साल के बाद अगर आप निकालते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है जो कि 10% होता है। तो जाहिर सी बात है हमारा 5% का लगभग टैक्स भी बचेगा और एग्जिट लोड भी नहीं देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट हमें 2 साल के बाद ही किसी प्रोडक्ट में जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसे रिव्यू करना चाहिए। और जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी यूट्यूब चैनल के रिकमेंडेशन को या फिर किसी भी रिकमेंडेशन को आंख बंद करके आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि आप खुद से इसके बारे में सर्च करना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है। आप अपना रिस्क कैपिटाइट देखिए, आप अपना फाइनेंशियल कंडीशंस देखिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो कि ये हमें हेल्प करती हैं ये चीज़ों को डिसाइड करने में कि हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या हो सकता है। और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनते समय कौन से फैक्टर्स को हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई कि हमें 2 साल के बाद ही, कम से कम 2 साल किसी भी प्रोडक्ट को देना ही है, तभी हम उसके बाद उसका रिव्यू करेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा कर रहा है। और जब हम प्रोडक्ट को चुन रहे होंगे उससे पहले भी हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे, किसी के रिकमेंडेशन पर सीधे इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एडवांस रेशियो में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर पीई रेशियो अगर आप इनका देखेंगे 30.65 है, जो कि थोड़ा सा ऊपर बोला जाएगा, हाई बोला जाएगा। पीई रेशियो क्या होता है, यानी कि प्राइस टू अर्न रेशियो। हम जितना एक यूनिट परचेज करने के लिए जो पैसा लगा रहे हैं और उसके अगेंस्ट में जो हमें रिटर्न मिलेगा, जो हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो इस पीई रेशियो से डिसाइड होता है। यानी कि हम ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं 1 रुपया इंटरेस्ट कमाने के लिए, तो ये चीज़ें भी फैक्टर होती हैं। ठीक है, पीई रेशियो जो है वो अगर आपको 20 या फिर इससे नीचे के आसपास मिल रहा है, 20-22 या फिर इससे नीचे मिल रहा है, तो वो ठीक माना जाता है। यहाँ पर ये स्लाइटली जो है महंगा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद से अगला अगर रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बीटा दिया गया। बीटा जो इनका है वो 0.96 है। बीटा का रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो 1 होता है। बीटा का मतलब ये होता है कि जो इनका बेंचमार्क इंडेक्स है वह उसके तुलना में ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करेगा, मतलब फ्लक्चुएशन के हिसाब से। जैसे मार्केट मान लीजिए बहुत ऊपर गया, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस दौरान तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मान लीजिए बना करके ये प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर बीटा 1 से ज़्यादा अगर होगा तो उस कंडीशन में फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि ये आपका बेंचमार्क इंडेक्स इस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है और जब ये मार्केट ऊपर गया तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत ऊंचा मतलब रिटर्न कमा करके दे सकता है, और जब मार्केट गिरा तो हो सकता है बहुत ज़्यादा गिर जाए। तो इस हिसाब से ये फ्लक्चुएशन जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको ये दिखाता है बीटा जो रेशियो होता है, यानी कि इसका वैल्यू 1 के आसपास होना चाहिए। लगभग ये 1 के आसपास है तो इसे ठीक माना जाएगा, यानी जो इनका बेंचमार्क इंडेक्स है उसी के आसपास ये परफॉर्म करेगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो लगभग उसी के आसपास, और जब मार्केट गिरेगा तो लगभग उसी के आसपास। अगर ये 1 से बहुत ज़्यादा होता है तो हमें ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं करना होता है। ठीक है, तो बीटा तो इनका ठीक है, लेकिन अगर आप इनका अल्फा देखेंगे तो अल्फा इनका निगेटिव में है। अल्फा क्या शो करता है, यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे कितना ज़्यादा या फिर कितना कम हमें रिटर्न हमारे एक्टिव मैनेज फंड ने हमें बना करके दिया है। तो ये पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव में ये हमारा इंडेक्स फंड है, तो पॉजिटिव अगर रहता तो जितना हमें इंडेक्स कमा करके दे रहा है उससे ज़्यादा हमें ये कमा करके देता। लेकिन चूंकि ये निगेटिव में है तो ये हमारा मान लीजिए इंडेक्स फंड का अगर रिटर्न का ग्राफ है तो ये हमें इस प्रकार से दे रहा है। मतलब कि हम एक तो फीस भी ज़्यादा दे रहे हैं और ऊपर से ये हमें उस इंडेक्स जिसमें हमें कम फीस देना पड़ता उससे भी कम रिटर्न बना करके दे रहा है। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक तो ज़्यादा फीस पे कर रहे हैं, ऊपर से हमें रिटर्न भी कम मिल रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए किसी भी, जैसे मान लीजिए कि ये इंडेक्स फंड, मान लीजिए इंडेक्स फंड अगर हमें 10% का रिटर्न दे रहा है तो ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले इस 10% को इस एक्टिव मैनेज फंड के रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए मोटा मोटी, बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, बीटा से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9.6% का रिटर्न। और उसके बाद से ये जो अल्फा होता है इसको डायरेक्टली इसमें जोड़ देते हैं। अब चूंकि ये निगेटिव में है तो निगेटिव में आप जोड़ेंगे तो मैं इसको मान लेता हूँ
3.9 मान लेता हूँ, या फिर चलिए आप 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं माइनस करते हैं, देखिए 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। यानी कि अगर इंडेक्स हमें 10% का रिटर्न दे रहा है तो ये हमारा एक्टिव मैनेज फंड सिर्फ हमें 5.8% का रिटर्न दे रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हम फीस भी ज़्यादा दे रहे हैं, हमें उस प्रोडक्ट से जिसमें हमें फीस कम लगता है उससे भी कम हमें रिटर्न मिल रहा है। तो क्या हम इस प्रोडक्ट में, इस म्यूचुअल फंड में रहना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं रहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फीस तो उतना लग ही रहा है लेकिन हमें रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें को आपको लगातार पीरियोडिकली 2 साल में रिव्यू करना ही होगा और आप अपने प्रोडक्ट को लगातार स्विच कर सकते हैं या फिर इसको बदल सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि मान लीजिए हम बार बार स्विच करें और ये तो हमारा उसमें भी टैक्स देखने को मिलेगा, तो क्या इससे हमें नुकसान होगा? नहीं, जितना आप इस प्रोडक्ट में लॉन्ग टर्म में रहेंगे, जितना आप यहाँ पर नुकसान करेंगे उससे कहीं कम में आप अपने अच्छे प्रोडक्ट में स्विच कर जाएंगे और आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिलेगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स हार्वेस्टिंग का, जिसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते 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 20 लाख मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया और लॉन्ग टर्म में, बहुत लॉन्ग टर्म में आपने 80 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर लिया। तो टोटल जो आपका कैपिटल बन गया वो कितना बन गया? ये इन्वेस्टमेंट और प्लस ये इंटरेस्ट मिला करके 1 करोड़ बन गया, ठीक है। 1 करोड़ बन गया। अब जब आप अपने पैसे को रिडीम करेंगे लॉन्ग टर्म में, यानी 1 साल के बाद, लॉन्ग टर्म कहने का मतलब कि 1 साल से ज़्यादा का पीरियड होता है तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाता है, और शॉर्ट टर्म 1 साल से कम में अगर आप पैसे रिडीम कर रहे हैं तो उसे शॉर्ट टर्म माना जाता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो 10% होता है जो भी आप रिटर्न अर्न करेंगे। तो हमारा रिटर्न 80 लाख था तो इसका 10% अगर आप निकाल देंगे तो 8 लाख, यानी सीधे तौर पर हमें 8 लाख का टैक्स पे करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। अब मैंने आपको बताया कि 2 साल में आपको लगातार प्रोडक्ट को रिव्यू करना है और देखना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसमें से हमें पैसे को रिडीम करना है। अब रिडीम करेंगे तो जाहिर सी बात है मैं आपको 2 साल या फिर इससे ज़्यादा समय बता रहा हूं कि जब आप अपना रिव्यू करके रिडीम कर रहे होंगे, यानी कि आपका वहां पर क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक छूट आपको दी गई है, यानी कि जो हमें टैक्स पे करना है 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, वो 1 लाख से ऊपर जो अमाउंट होगा उस पर टैक्स पे करना है। हालांकि आप अपने आईटीआर में इन सभी चीज़ों को शो करेंगे। जब आप आईटीआर फिल करेंगे और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से कम हो रहा है तो वो आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा, लेकिन आपको आईटीआर में शो करना होगा, ठीक है। और अगर आपका 1 लाख या फिर इससे ज़्यादा होता है तो उस अमाउंट पर जो कि एक्सीड करेगा 1 लाख से, उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है जब आप आईटीआर में शो करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया था जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, 2 साल बाद आपने रिव्यू किया और उसमें से अपना पूरा पैसा निकाल लिया। मान लीजिए उस 2 साल में आपका जो कैपिटल गेन बना वो मान लीजिए 80,000 बन गया। कितना बन गया? 80,000 बन गया। और ये प्रोडक्ट आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, ये आपका इंटरेस्ट बना है, यानी कि रिटर्न बना है, ठीक है। तो आप जब ये पैसा निकालेंगे तो उस साल जो आप पैसा निकालें, जो 80,000 आप पैसा निकालें मतलब इंटरेस्ट का, और पूरा पैसा निकालेंगे तो उसमें प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। तो ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में से जो हमारा इंटरेस्ट केवल है, यानी जो रिटर्न है, उसी पर तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब चूंकि ये 1 लाख से कम है, यानी हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है? 0 रुपया बन रहा है। तो हम 80,000 रुपया निकाल भी लिए एज ए रिटर्न या फिर एज ए इंटरेस्ट, लेकिन हमारा टैक्स लायबिलिटी 0 रुपया बन रहा है। और अगर यहीं 80,000 करके अगर लॉन्ग टर्म हम छोड़ दिए रहते हैं, 8 लाख 80 लाख बन जाता तो हमें 8 लाख रुपया पे करना पड़ता। तो हमें अगर समय समय पर अपने फंड को रिव्यू करके अगर पैसे निकाल रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं और उसको सही प्रोडक्ट में डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमें जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगी और टैक्स लायबिलिटी भी हमारी 0 हो जा रही है। तो इस प्रकार से टैक्स हार्वेस्टिंग का आप लाभ ले सकते हैं। और मान लीजिए कि इस 80,000 रिटर्न कमाने के लिए मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। मान लीजिए मोटा मोटी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, तो 5 लाख ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और इंटरेस्ट आपका 80,000 हो गया। तो अब जो टोटल अमाउंट आपका बना वो कितना बन गया? 5,80,000 बन गया, ये टोटल अमाउंट। जब आप इस टोटल अमाउंट को रिडीम कर लेंगे, यानी म्यूचुअल फंड से निकाल लेंगे और दोबारा जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो ये अमाउंट जो है वो अब आपका क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी अब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? 5,80,000। और अगले 2 साल बाद जब आप अपने फंड को रिव्यू कर रहे होंगे और मान लीजिए वो प्रोडक्ट आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है अपने पीयर म्यूचुअल फंड की तुलना में, तो उस कंडीशन में जब आप इसे रिडीम करेंगे तो उस समय आपका प्रिंसिपल 5,80,000 माना जाएगा और इस पर जो रिटर्न कमाएंगे वो मान लीजिए 1 लाख से कम है, तो उस साल भी यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में
में भी आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 रुपया हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को मैनेज करना होगा ताकि आप टैक्स कम से कम पे करें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकें। ठीक है, तो अगर आप समय समय पर अपने प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे, जिसका टाइम पीरियड कम से कम 2 साल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 साल, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में ही आप अपने प्रोडक्ट को रिव्यू करने लगे कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो कम से कम 2 साल तो हमें देना ही देना है। 2 साल के बाद आप रिव्यू करिए। रिव्यू करने के बाद से अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमें उस प्रोडक्ट से निकल जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा, और निकलेंगे तो टैक्स हार्वेस्टिंग का भी लाभ आप ले सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम से कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको जो विभिन्न प्रकार के रेशियोज होते हैं, अल्फा, बीटा, सॉर्टिनो रेशियो, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, ये सब क्या होते हैं और कैसे ये डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं आपके म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को, इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।